पृथ्वी का तापमान हर साल बढ़ रहा है। अब तक पिछले 50 वर्षों के अंदर पृथ्वी के औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ये एक ऐसी वृद्धि है जो अब कभी घट नहीं सकती। हर दिन हमारा वातावरण गर्म और गर्म होता जा रहा है, लेकिन हम हैं कि सब कुछ जानते समझते हुए भी गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये प्रकृति का कहर है? नहीं, ये हमारे कारनामों का नतीजा है। ये वीडियो द मॉडर्न गुरुकुल ने आपको डराने के लिए नहीं बनाया है कि सब कुछ जानते और समझते हुए भी हम हर वो गलती करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। यहाँ गर्मियों के समय में तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। अगर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान के जैकोबाबाद का नंबर आता है। यहाँ गर्मियों में तापमान 53 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। भारत भी पीछे नहीं है। यहाँ दिल्ली में जून जुलाई के महीने में तापमान 52 को भी पार कर जाता है और इस तापमान में हर साल बढ़ोतरी देखी जा रही है। गर्मी इतनी पड़ती है कि यहाँ आम आदमी का घर में रहना मुश्किल हो जाता है और बाहर जा नहीं सकते, झुलस जाएंगे, नहीं तो लू लग जाएगी। आखिर आम आदमी करे तो करे क्या? इस भीषण गर्मी के पीछे के कारणों को देखा जाए तो सबसे पहले मांस का उत्पादन और उसका आहार के रूप में प्रयोग किया जाना शामिल है। हम सब स्वाद के इतने आदी हो चुके हैं कि सिर्फ एक स्वाद के भूख को मिटाने के लिए हम बेजुबान और निहत्थे जानवरों को इतनी क्रूरता से हत्या करते हैं मानो हम इंसान नहीं बल्कि कोई राक्षस हो। इस घोर कलयुग में मानव पर रहम नहीं करता तो फिर इन मासूम जानवरों पर कैसे करेगा? अगर आपके पेट की तलब सिर्फ मांस खाने से बुझेगी तो इस तलब को बुझाने के लिए आपके द्वारा किए गए कार्यों के दुर्गामी परिणामों को भी झेलना पड़ेगा। आइए ढूंढते हैं एक सवाल का जवाब कि आखिर मांसाहार के उपयोग का गर्मी के साथ कैसे कनेक्शन है। पर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले हमें कुछ और कारणों को जानना पड़ेगा। हर वो आदमी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अभी के समय में अपने आप को समाज में ऊंचा दिखाने के लिए एसी और फ्रिज को मोबाइल फोन की तरह पर्सन टू पर्सन करना चाहता है। पर वे इस बात पर थोड़ा सा भी गौर नहीं करते कि उनके द्वारा लगाए गए ये उपकरण उन्हें तो ठंडी देते हैं, उनके घरों को तो ठंडा रखते हैं, पर बाहर के लोगों को हीट वेव से झुलसा देते हैं। एसी और फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली गैसें HFC, CFC ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा घातक होती हैं। 1 किलो HFC 1000 किलो से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाता है। आपको पता होगा कि ये सारे के सारे अप्लायंसेज बहुत ज्यादा बिजली खपत करते हैं और भारत में अधिकतर बिजली कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट्स के द्वारा बनता है। ये पावर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे और कई ग्रीन हाउस गैसें छोड़ते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। दूसरा है जंगलों की कटाई, जिस पर हम पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं। हम सब जानते हैं पेड़ तापमान को नियंत्रित करते हैं। पेड़ सूर्य की तेज धूप को अवशोषित करते हैं और छांव देते हैं। पेड़ों से ट्रांसपीरेशन के जरिए नमी हवा में जाती है जिससे वातावरण ठंडा रहता है। जब पेड़ नहीं होते तो जमीन की सतह सीधी धूप में तपती है, जिसके परिणामों को आप स्वयं अपने आसपास देख रहे होंगे। पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। जब पेड़ काटे जाते हैं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग और गर्मी दोनों बढ़ती है। पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं। जब पेड़ नहीं होते तो वर्षा का चक्र भी बिगड़ जाता है। बारिश कम होने से मिट्टी सूखने लगती है, बारिश कम होने से जमीन सूखने लगती है और हवा में नमी घटती है, जिससे गर्मी और अधिक महसूस होती है। तीसरा कारण है जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग। ये जीवाश्म ईंधन अभी के समय में छोटी से लेकर बड़ी तक हर गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा LPG के रूप में हमारे रसोई घरों में भी इस्तेमाल हो रहा है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से होने वाली हानियां अनेक हैं। इसके जलने से वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, अम्लीय वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों का क्षय, जैव विविधता की हानि, जल प्रदूषण और हमारे स्वास्थ्य को नुकसान होता है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर, जो उनमें से अधिकतर सभी समस्याओं का जड़ है जिसका मैंने अभी जिक्र किया। साल 2024 में भारत में लगभग 26 लाख गाड़ियां बिकी थी, जिसमें 19 लाख पेट्रोल की गाड़ियां थी और लगभग 2.5 लाख डीजल से चलने वाली गाड़ियां थी। इन आंकड़ों का अध्ययन करते हुए हमारी टीम को पता चला कि भारत में हर 14 सेकंड में एक गाड़ी बिकती है।
हम क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं? क्यों हमें पर्सनल कार चाहिए? चौथा है शहरीकरण। ये भी गर्मी को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कारक है। शहरीकरण द्वारा बढ़ी गर्मी को हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है, जिसमें कंक्रीट और डामर दिन भर सूर्य से गर्मी को अपने अंदर अवशोषित करते हैं और रात को धीरे धीरे छोड़ते हैं। शहरों में जो ऊंची ऊंची लंबी इमारतें होती हैं, उनके कारण हवा का प्रवाह रुक जाता है, जिससे दम घुटने वाली उमस होती है। शहरों में कम क्षेत्रफल में ज्यादा आबादी होने के कारण बहुत अधिक मात्रा में मशीनरीज और गाड़ियों का इस्तेमाल होता है, जो कहीं न कहीं उस क्षेत्र के वातावरण को प्रभावित करता है। अब हम उस प्रश्न पर आते हैं जिसे हमने पीछे छोड़ा था कि आखिर कैसे मांसाहार ग्लोबल वार्मिंग का कारक है। अभी के समय में पूरी दुनिया में लगभग 80 से 90% लोग मांसाहारी हैं, यानी 100 में से सिर्फ 10 ही लोग ऐसे हैं जो मांस नहीं खाते, और वो भी धर्म, संस्कृति या स्वास्थ्य के कारण। नहीं तो अभी के समय में हर एक व्यक्ति के अंदर एक राक्षस छुपा हुआ है। भारत में लगभग 70 से 75% लोग मांसाहारी हैं और वे हफ्ते में 3 दिन मांस तो खाते ही हैं। अमेरिका में 97% से ज्यादा लोग मांस खाते हैं। वहीं यूरोप में 90% लोग मांसाहार करते हैं। और अगर बात करें चीन की, तो यहाँ 95% लोग मांस खाते हैं। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग अपने मन में जानवरों के प्रति कितना दया भाव रखते हैं। मांसाहार डिफॉरेस्टेशन का कारण। पशुपालन के लिए जमीन चाहिए होती है। दुनिया भर में मांस उत्पादन के लिए करोड़ों पशु पाले जाते हैं, जिसमें गाय, सुअर, बकरियां, मुर्गियां आदि शामिल हैं। इन जानवरों को रखने के लिए बड़ी बड़ी जमीनों की जरूरत होती है, चारागाह, फार्म हाउस आदि। इस जमीन को तैयार करने के लिए जंगलों को काटा जाता है। लाखों वर्ग किलोमीटर के उपजाऊ जमीन और जंगलों को चारागाह में बदल दिया जाता है। ये कुछ चारागाहों के नाम हैं जिन्हें देखकर आप अंदाजा लगाइए इतने बड़े क्षेत्रफल में कितनी ज्यादा संख्या में जानवरों को पाला जाता होगा। और अभी भी ये सिलसिला रुका नहीं है। नाइजीरिया में 8 नए चारागाहों को अप्रैल 2025 में खोलने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इन चारागाहों से सिर्फ हमें हानियां ही नहीं है, इसके फायदे भी हैं, पर ये फायदे उन हानियों के मुकाबले कई गुना कम है। यानी फायदा कम, नुकसान ज्यादा। इन चारागाहों के बनने से इतनी सारी उपजाऊ जमीन बर्बाद हुई है और इन चारागाहों में पल रहे जानवरों को उनके मांस या किसी विशेष अंग के लिए काट दिया जाता है। यही नहीं, मवेशियों को खिलाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सोया, मक्का, गेहूं जैसी फसलें उगाई जाती हैं। दुनिया भर में जितनी खेती होती है उसमें से 70% हिस्सा सिर्फ पशु चारे के लिए होता है। खासकर अमेजन के जंगलों में लाखों हेक्टेयर जमीन सिर्फ पशु चारे के लिए साफ की जा रही है। ब्राजील में अमेजन के जंगलों की भारी कटाई हो रही है, जिसका मुख्य कारण बीफ का निर्यात है। अमेजन के 80% डिफॉरेस्टेशन का संबंध किसी न किसी रूप में पशुपालन से है। मांसाहार जीवाश्म ईंधनों के गैर जरूरी उपयोग का कारण। उन सभी फसलों को उगाने के लिए जो इन बेचारे जानवरों को खिलाए जाएंगे, उनके लिए सिंचाई, कटाई, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पंपिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो डीजल और पेट्रोल से चलते हैं। जानवरों को खेतों से बूचड़ खानों तक, फिर मांस को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज तक, और फिर बाजारों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वाहनों की जरूरत होती है, जो फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोल और डीजल से चलते हैं। मांस जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटर की जरूरत होती है, जो बड़ी मात्रा में बिजली खपत करते हैं। ये बिजली थर्मल पावर प्लांटों से आती है, जो मुख्यतः कोयला, तेल और गैस जलाकर बनाई जाती है। पशुओं के गोबर और उत्सर्जन से मीथेन गैस निकलती है, जो खुद एक ग्रीन हाउस गैस है, और इसका निपटारा करने के लिए मशीनों का उपयोग होता है, जो कहीं न कहीं जीवाश्म ईंधनों से चलते हैं। 1 किलो मांस को तैयार करने के लिए लगभग 7 से 10 किलो अनाज और हजारों लीटर पानी खर्च होता है। इसी प्रक्रिया में फॉसिल फ्यूल्स की खपत कई गुना बढ़ जाती है, जबकि उससे कहीं अधिक कैलोरी और प्रोटीन शाकाहारी भोजन से कम संसाधनों में मिल सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि मांस का उपयोग और उपभोग गैर जरूरी है? गाय, भैंस, बकरी जैसे पालतू जानवर पाचन क्रिया में मीथेन गैस छोड़ते हैं। पशुपालन के कारण वातावरण में भारी मात्रा में मीथेन गैस पहुंचती है, क्योंकि अभी हम जानवरों को घास फूस न खिलाकर ज्यादा मांस और डेयरी प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए उन्हें अनाज खिला रहे हैं। गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवर रूमिनेंट कहलाते हैं। उनके पेट में एक विशेष प्रकार का पाचन तंत्र होता है, जिसमें भोजन के पचाने के दौरान मीथेन गैस बनती है। ये गैस पशु डकार या पाद के रूप में छोड़ते हैं। ये मीथेन सीधा वातावरण में जाता है
और ग्लोबल वार्मिंग जैसे अहित कारणों का कारण बनता है। जब जानवरों का गोबर खुले में सड़ता है, विशेषकर बिना ढके हुए गोबर के ढेर यानी खादर में, तो उसमें से भी मीथेन गैस निकलती है। यही नहीं, मांस खाने से हमारे शरीर से भी हीट वेव निकलती है। मांस में मौजूद प्रोटीन और फैट्स को पचाने के लिए हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है मुकाबले शाकाहारी भोजन के। इस पाचन प्रक्रिया में शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है, जिससे आंतरिक गर्मी पैदा होती है। जब हम मांस खाते हैं, खासकर भारी या मसालेदार मांस, तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे शरीर का तापमान जितना होना चाहिए उससे थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन ये गर्मी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। विशेषकर हमारे मस्तिष्क को सोचने की क्षमता का कम होना या बुद्धि का मोटा होना, कहीं ना कहीं ये भी मांस के भक्षण पर निर्भर करता है। मांस में टायरोसिन और ट्रिप्टोफेन जैसे अमाइनो एसिड्स होते हैं। रेड मीट जैसे गौमांस, जिसमें सेचुरेटेड फैट ज्यादा होता है, ये मस्तिष्क में इन्फ्लेमेशन और रक्त प्रवाह में कमी ला सकता है, जिससे याददाश्त कमजोर और लंबे समय तक डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी समस्याएं कर सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों के शोध बताते हैं कि बहुत अधिक मांसाहार खाकर इससे डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत वनस्पति आहार मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि शाकाहारी लोग खुद को ज्यादा मेंटली काम, इमोशनली बैलेंस्ड और कंपैशनेट महसूस करते हैं। मांस खाने से कुछ लोगों को गिल्ट या फिर नैतिक द्वंद भी होता है, जो दीर्घकालिक मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग कोई भविष्य की समस्या नहीं है, ये अभी हो रही है। अगर हमने आज कदम नहीं उठाया तो कल बहुत देर हो जाएगी। हमारी छोटी छोटी कोशिशें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। याद रखिए, पृथ्वी हमें जीवन देती है, और अगर हमने इसे बर्बाद किया तो कोई और ग्रह नहीं है जो हमें शरण देगा। अब वक्त आ गया है बदलाव लाने का, प्रकृति को वापस देने का और खुद को बचाने का। अगर इस वीडियो ने आपको जरा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होगा जहां हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे।